हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फर्रू में। दोस्तों, आज हम क्लास 12 बायोलॉजी चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इसके जो नीट के प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस हैं उनको आज हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, नीट 2019 में पूछा गया, प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। में प्यूरिन्स जो डीएनए और आरएनए दोनों में पाए जाते हैं। तो पहले तो प्यूरिन्स पता होना चाहिए हमें। प्यूरिन्स दो होते हैं, एडिनिन और ग्वानोसिन। पिरिमिडीन्स भी दो होते हैं, साइटोसिन और थाइमीन। और जो ये थाइमीन होता है ये आरएनए में इसको यूरेसिल रिप्लेस कर देता है। ये चार हमें बातें पता होनी चाहिए। तो जो आरएनए है उसमें सिर्फ थाइमीन को यूरेसिल रिप्लेस कर रहा है, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं। तो प्यूरिन्स दो हैं, एडिनिन और ग्वानोसिन। जो ये एडिनिन है ये डीएनए में भी सेम रहता है, आरएनए में भी सेम रहता है। और ग्वानिन ये भी डीएनए में सेम और आरएनए में सेम। तो इसका जो आंसर है वो है सेकंड बी। एडिनिन एंड ग्वानिन जो ये प्यूरिन्स हैं डीएनए और आरएनए में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, व्हाट मैप यूनिट सेंटीमोर्गन इज अडोप्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ जेनेटिक मैप्स। जेनेटिक मैप्स को जब कंस्ट्रक्ट किया जा रहा था, बनाया जा रहा था, तो उस समय सेंटीमोर्गन यूनिट या फिर मैप यूनिट अडोप्ट की गई थी। तो ये मैप यूनिट क्या थी ये हमें बताना है। तो जो मैप यूनिट होती है वो जेनेटिक लिंकेज को मेज़र करने के लिए यूनिट होती है, सेंटीमोर्गन। मैप यूनिट इज़ यूज टू मेज़र जेनेटिक लिंकेज। और दूसरा पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट है मैप यूनिट में, कि ये जो सेंटीमोर्गन या फिर मैप यूनिट है ये जीन्स के बीच में डिस्टेंस को मेज़र करती है, उसकी यूनिट है। जो जीन्स के बीच में डिस्टेंस होता है उसकी यूनिट मैप यूनिट कहलाती है। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1% रिकॉम्बिनेशन बराबर होता है एक मैप यूनिट के। यानी कहीं अगर हमें दी गई है एक मैप यूनिट तो उसका मतलब होता है 1% रिकॉम्बिनेशन। ये चीज हमें याद रखनी है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन रिप्रेजेंटिंग 10% क्रॉस ओवर। जो मैप यूनिट है वो दो एक्सप्रेस जीन्स के बीच में डिस्टेंस की जो यूनिट है, और ये 10% क्रॉस ओवर को रिप्रेजेंट करती है। गलत है। दूसरा, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सप्रेस जीन्स रिप्रेजेंटिंग 100% क्रॉस ओवर। जो मैप यूनिट है वो दो एक्सप्रेस जीन्स के बीच में डिस्टेंस की यूनिट है और वो 100% क्रॉस ओवर को रिप्रेजेंट करती है। गलत है। तीसरा, ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंटिंग 1% क्रॉस ओवर। जो मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन है वो क्रोमोसोम्स के जो जीन्स हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है उसकी यूनिट है। बिल्कुल सही है। और ये 1% क्रॉसओवर को रिप्रेजेंट करती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमने पढ़ा है 1% 1 मैप यूनिट इज इक्वल टू 1% रिकॉम्बिनेशन। तो थर्ड इज द करेक्ट आंसर। बाकी फोर्थ भी गलत है, 50% क्रॉसओवर को रिप्रेजेंट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 में पूछा गया है, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स आर रेफर टू। जो ईएसटीज या फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो ये ईएसटीज हैं ये डीएनए के वह पार्ट हैं, वे जीन्स हैं जो अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करते हैं। तो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ईएसटीज आर जीन्स दैट एक्सप्रेस्ड एज आरएनए। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग्स में जीन्स है जो अपने आप को आरएनए में एक्सप्रेस करते हैं। तो इसका फर्स्ट करेक्ट ऑप्शन है इसका। क्वेश्चन नंबर 4 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज ए मेजर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन जीन्स वाज एक्सप्लेन्ड बाय। जो एक क्रोमोसोम पे जीन पेयर्स हैं तो उन जीन पेयर्स के बीच में जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है उस फ्रीक्वेंसी को जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस की टर्म में किसने एक्सप्लेन किया था। यानी या सिंपल कहें, जो रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी है उसको जीन्स के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के टर्म्स में किसने एक्सप्लेन किया ये हमें बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर है अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट। जो रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी का जो कॉन्सेप्ट दिया था वो अल्फ्रेड स्टर्टिवेंट ने दिया था। ये हमने ऊपर भी क्वेश्चन किया है, उन्होंने दी थी मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन। रिकॉम्बिनेशन को उन्होंने मैप यूनिट या फिर सेंटीमॉर्गन की टर्म्स में दिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर 5 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, मैच द फॉलोइंग जीन्स ऑफ द लैक ओपेरॉन विद देयर रेस्पेक्टिव प्रोडक्ट्स। ये लैक ओपेरॉन्स के जीन्स दिए गए हैं और ये इनके प्रोडक्ट दिए गए हैं, तो हमें जीन्स जो जीन्स हैं उनको उनके प्रोडक्ट से मैच करना है। सबसे पहले आईजीन, तो आईजीन किसे कोड करेगा, आईजीन करेगा रिप्रेसर, आईजीन कोड्स फॉर द रिप्रेसर। तो फर्स्ट का थर्ड हमें पता लग गया, बाकी इसमें थर्ड नहीं दिया गया, ए का थर्ड, तो ये ए का इसमें फर्स्ट दिया गया है, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। बाकी जेड जीन किसको, लैक ओपेरॉन में जो जेड जीन है वो कोड करता है बीटा गैलेक्टोसाइडोज को, तो इसे बी का फर्स्ट, बी का फर्स्ट इसमें दिया गया है, इसमें बी का फर्स्ट नहीं दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो फिर सी ऑप्शन है ए जीन, ए जीन कोड्स फॉर द ट्रांस एसिटाइलेज, तो थर्ड का सी का फोर्थ, बाकी ये नहीं हो सकता, तो करेक्ट आंसर इज द थर्ड। और डी को भी देख लेते हैं, वाई जीन कोड्स फॉर द परमीएस, तो इसका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट आंसर है। तो आई जीन कोड्स फॉर रिप्रेसर, बी जीन कोड्स फॉर, जेड जीन कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज, ए जीन कोड्स फॉर ट्रांसएसिटाइलेज एंड वाई जीन कोड्स फॉर परमीएज। ये जो जीन है ये किस चीज़ को कोड कर रहे हैं, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है और ये नीट में कई बार पूछा गया है। तो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2019 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ फॉलोइंग mRNA। ये mRNA दिया गया है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो इसमें पूछा गया है कि 4 कंडीशन हमें दी गई हैं, इन 4 कंडीशन में से हमें एक ऐसी कंडीशन चूज करनी है जिससे इस mRNA का जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज ना हो। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट क्या है कि जब भी कभी हम एक बेस या फिर 2 बेस इंसर्ट कर रहे हैं या फिर डिलीट कर रहे हैं, तो उस एक बेस को या फिर 2 बेस को इंसर्ट या डिलीट करने से जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए हमने जी यहाँ से डिलीट कर दिया, तो इससे आगे का जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। या फिर दो डिलीट कर दिए, यहाँ पर सिर्फ एक या 2 बेसिस की बात हो रही है, तो 2 बेस हमने डिलीट कर दिया है, तो इसके आगे का जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। और अगर हम इंसर्ट की बात करें, हमने क्या किया, जी के बीच में टी इंसर्ट कर दिया, यू इंसर्ट कर दिया, RNA है, और यहाँ पर सी और यू के बीच में जी इंसर्ट कर दिया, तो हमने 1 या 2 बेस इंसर्ट किए हैं, तो जहाँ पर हमने इंसर्ट किए वहाँ से जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज हो जाएगा। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या था, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि अगर हम 3 बेस, अभी हम यहाँ पर 1 या 2 बेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कर रहे हैं 3 बेस की बात। अगर हम 3 बेसिस जो हैं इंसर्ट करें या फिर 3 बेसिस डिलीट करें, तो इन 3 बेसिस जो हम 3 बेस इंसर्ट या डिलीट कर रहे हैं, इनसे जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज नहीं होगा। वो इसलिए चेंज नहीं होगा क्योंकि जो 3 बेसिस हैं वो पूरा का पूरा कोडोन बना देते हैं, 3 बेसिस से कोडोन बनता है। एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर हमने जी और जी के बीच में क्या किया, CAG, ये हमने 3 बेस इंसर्ट किए, तो 3 बेस एक कोडोन बना रहे हैं। इससे पहले भी कुछ कोडोन बन रहे थे, इससे बाद में भी कुछ कोडोन बन रहे हैं, तो उससे जो रीडिंग फ्रेम है वो चेंज नहीं होगा। क्योंकि 1 या 2 से रीडिंग फ्रेम इसलिए चेंज हो रहा था क्योंकि ना तो एक बेस कोडोन बना था, ना 2 बेसिस कोडोन बनाते हैं। कोडोन बनता है 3 बेसिस से, और जब 3 बेसिस हम इंसर्ट कर देंगे तो उससे एक पूरा कोडोन बन जाएगा, उससे रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। अब ऑप्शन देख लेते हैं। इंसर्शन ऑफ जी एट 5th पोजिशन, अगर 5th पोजिशन पर हम जी इंसर्ट कर दें तो क्या उससे रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। 1 2 3 4 5, यहाँ पर अगर हम ए और जी के बीच में जी इंसर्ट कर दें तो क्या उससे रीडिंग फ्रेम चेंज होगा, रीडिंग फ्रेम बिल्कुल चेंज होगा, क्योंकि सिर्फ हम एक सिंगल बेस चेंज कर रहे इंसर्ट कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता। डिलीशन ऑफ जी फ्रॉम 5th पोजिशन, 5th पोजिशन से हम जी डिलीट कर दें तो उससे भी चेंज होगा क्योंकि एक बेस चेंज कर रहे हैं। थर्ड, इंसर्शन ऑफ ए एंड जी एट 4th एंड 5th पोजिशन रेस्पेक्टिवली, 4th और 5th पोजिशन पर हम ए और जी इंसर्ट कर दें तो हम 2 बेस इंसर्ट कर रहे हैं, तो उससे भी चेंज होगा, तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता। बाकी बचा 4, ये एक ऐसा ऑप्शन है। डिलीशन ऑफ जी जी यू फ्रॉम 7th 8th एंड 9th पोजिशन, 7वीं 8वीं और 9वीं पोजिशन से अगर हम जी जी यू डिलीट कर दें
ये देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 और 7। अब ये GGU ये हमने डिलीट कर दिया, तो 7वीं 8वीं 9वीं पोजीशन से हमने GGU डिलीट कर दिया। क्या उससे रीडिंग फ्रेम चेंज हो रहा है? देख लेते। AAC एक कोडोन बनाएगा, AGC दूसरा कोडोन बनाएगा, GCU कोडोन बना रहा है, AUU कोडोन बना रहा है। तो पूरे के पूरे कोडोन बन रहे हैं, तो उससे मैसेंजर RNA में कोई भी रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं हो रहा। और वैसे भी देख सकते हैं, अगर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर है कि यहाँ पर 3 बेस पेयर्स 3 बेसिस जो हैं डिलीट हो रहे हैं, तो पूरा का पूरा कोडोन डिलीट हो रहा है, तो उससे रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। 4th इज द करेक्ट आंसर। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA वाज फर्स्ट शोन इन। जो DNA का सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन होता है, उसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ इनमें से किस में दिया था? क्या फंगस में दिया था, क्या बैक्टीरिया में दिया था, या प्लांट में, या वायरस में? वो दिया था बैक्टीरियम में। जो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ DNA का एक्सपेरिमेंटल प्रूफ था, वो बैक्टीरियम में दिया था। बैक्टीरियम इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2018 में पूछा गया। सिलेक्ट द करेक्ट मैच। 4 मैच दिए गए हैं, इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। पहला, एलेक्स जेफरीज क्या स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया से जुड़े हुए हैं? गलत ऑप्शन है। अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेज ने क्या टोबैको मोज़ेक वायरस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था? ये भी गलत है, क्योंकि उन्होंने बैक्टीरियोफाज पर किया था। मैथ्यू मिचेल्सन और फ्रैंकलिन स्टाल ने क्या पाइथम सेटिवम पर किया था? गलत है, मेंडल ने किया था। डी, फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनाड, क्या इन्होंने लैक ओपेरॉन दिया था? ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, एनसीईआरटी में दिया गया है कि लैक ओपेरॉन दिया था फ्रैंकोइस जैकोब और जैक मोनाड, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। और एक क्वेश्चन नंबर 9 नीट 2018 में पूछा गया है। इसमें क्या कहा गया? AGGTATCGCAT इज ए सीक्वेंस। ये सीक्वेंस दी गई है फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ ए जीन, और जो ये सीक्वेंस है ये जीन की कोडिंग स्ट्रैंड की है। तो व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड mRNA? तो इससे जो mRNA बनेगा टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, लेकिन जो mRNA बनेगा उसकी सीक्वेंस क्या होगी हमें बतानी है। तो हमें पता है जी, जो कोडिंग स्ट्रैंड की जो सीक्वेंस होती है वो बिल्कुल RNA की सीक्वेंस के जैसे होती है, सेम होती है। सिर्फ एक फ़र्क होता है, T की जगह पर U आ जाता है। बेसिकली जो RNA बनता है वो तो टेम्पलेट स्ट्रैंड से बनता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन जो है दिया गया है, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो RNA का सीक्वेंस होगा और कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होगा वो सेम होगा, एक जैसा होगा, सिर्फ T की जगह पर U आ जाएगा। तो इससे हमें पता लग सकता है AGGT, T की जगह पर U। पहला ही ऑप्शन देख लेते हैं। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर A की जगह पर U आ गया, A की जगह पर U नहीं आता, T की जगह पर U आता है। तो A और C में से G की जगह पर C नहीं आ सकता, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। AGGU, T की जगह पर U, और फिर ATAU, CGCA, T की जगह पर U, तो A इज द करेक्ट ऑप्शन। इसका जो एक सीक्वेंस है वो करेक्ट ऑप्शन है। नीट 2018 में एक क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 10, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ एन ओपेरॉन एक्सेप्ट। 4 ऑप्शन है, 4 में से एक को छोड़कर सभी ओपेरॉन के पार्ट हैं। क्या ऑपरेटर पार्ट है ओपेरॉन का? बिल्कुल सही है। स्ट्रक्चरल जीन भी पार्ट है। एनहेंसर ओपेरॉन का पार्ट नहीं है, ये हमारा आंसर है। प्रोमोटर भी पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 नीट 2017 में पूछा गया है। द फाइनल प्रूफ फॉर DNA एज द जेनेटिक मटीरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट। किनके एक्सपेरिमेंट से हमें पता चला कि जो DNA है वो जेनेटिक मटीरियल है, इसका हमें फाइनल प्रूफ मिला? तो इसका करेक्ट आंसर है हर्शी एंड चेस। अल्फ्रेड हर्शी और मार्था चेस का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमें पता लग गया था कि जो DNA है वो जेनेटिक मटीरियल है, तो ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 नीट 2017 में पूछा गया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया, समझने वाली बात है। इफ़ देयर आर 9 बेसिस इन एन RNA, कोई RNA है उसमें 999 बेसिस हैं, दैट कोड फॉर ए प्रोटीन, और ये बेसिस प्रोटीन को बनाते हैं विथ 33 अमाइनो एसिड, एंड द बेस एट पोजीशन 901 इज डिलीटेड। और हमने क्या किया, जो 901 नंबर का जो बेस है वो हमने डिलीट कर दिया।
सच दैट द लेंथ ऑफ द आरएनए बिकम 998 बेसिस, जिससे कि जो आरएनए की जो लेंथ है वो 998 बेसिस हो गई। तो हाउ मैनी कोडोन्स विल बी आल्टर्ड, तो कितने कोडोन्स आल्टर्ड होंगे, कितने कोडोन्स में बदलाव आएगा। इसमें क्या कहा गया कि टोटल 999 बेसिस हैं जो प्रोटीन बनाते हैं, 33 अमीनो एसिड हैं। और हमने क्या किया इसमें, क्या कहा गया है कि जो 901 नंबर का जो बेस है, जो 901 की पोजीशन का जो बेस है वो डिलीट कर दिया गया, जिससे जो बेसिस बचे वो 998 बेसिस बचे। तो हमें बताना है कि इस जो 901 वाला जो बेसिस हमने डिलीट किया है उस डिलीशन से कितने कोडोन्स अफेक्ट होंगे, कितने कोडोन्स में बदलाव आएगा। तो टोटल 999 बेसिस और एक बेस हमने डिलीट कर दिया, 998 बेसिस बचे। तो हम जो ये बेस डिलीट कर रहे हैं, हम ये 901 बेस डिलीट कर रहे हैं, 901 पोजीशन का डिलीट कर रहे हैं। तो 901 पोजीशन से नीचे कितने बेस हैं, 900 पोजीशन, 900 बेस हैं, क्योंकि 901 वाला तो हमने डिलीट कर दिया। उससे पहले कितने बेस हैं, उससे पहले बेस हैं 900 बेस। तो जो ये 900 बेस हैं इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा। टोटल 999 बेस, 901 पोजीशन हमने डिलीट कर दी। इससे पहले के जो कोडोन्स हैं वो कितने हैं, 900। इससे बाद के कितने कोडोन्स हैं, 99। तो जो 900 जो ये बेसिस हैं इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि 900 के बाद का हमने जो है बेस डिलीट किया है, ना कि 900 के पहले का। तो 901 के पहले 900 बेस हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं आएगा, ये अनअल्टर्ड रहेंगे। बाकी बचे 900 के बाद के जो बेसिस हैं वो कितने हैं, 99। तो जो ये 99 बेसिस हैं इनमें बदलाव आएगा, क्योंकि ये 900 के बाद के हैं। और 99 बेसिस का मतलब है एक कोडोन कितने बेस से मिलकर बना होता है, 3 कोडोन से। तो 99 एक कोडोन 3 बेसिस से मिलकर बना होगा। 99 बेसिस कितने कोडोन बनाएंगे, 33 कोडोन। तो 33 इज द करेक्ट आंसर। इसको हमें कैसे समझा कि 901 वा हमने डिलीट किया, इससे पहले 900 बेस, इनमें तो कोई भी बदलाव नहीं आएगा क्योंकि ये डिलीशन से पहले के हैं। ये 900 के बाद के 99, और 99 में बदलाव आएगा क्योंकि ये डिलीशंस के बाद के हैं। और 99 बेसिस का मतलब है बाय 3, क्योंकि एक कोडोन 3 बेसिस से मिलकर बना होता है। 99 को हमने 3 से डिवाइड मार दिया, तो 33 कोडोन्स। हमें बताना है कि कितने कोडोन्स में बदलाव आएगा, वो आएगा 33 कोडोन्स में। क्वेश्चन नंबर 13 नीट 2017 में पूछा गया है। ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट आर यूज्ड टू इलोंगेट। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट है वो किसको इलोंगेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो है डिसकंटिन्यूस रूप में बन रहे थे। जो डिसकंटिन्यूस फ्रैगमेंट्स होते हैं उनको ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहते हैं, ये हमें पता है। तो ये सी इज द इसका करेक्ट ऑप्शन है। जो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स होते हैं वो लेगिंग स्ट्रैंड को इलोंगेट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, और जो ये लेगिंग स्ट्रैंड होती है ये रेप्लिकेशन फोर्स से दूर होती है, अवे होती है। यहाँ पर भी दिया गया है लेगिंग स्ट्रैंड, लेकिन ये रेप्लिकेशन फोर्स के पास वाली दी गई है। जो लेगिंग स्ट्रैंड होती है ओकाजाकी फ्रैगमेंट उनको इलोंगेट करने के लिए यूज़ किए जाएंगे, और ये लेगिंग स्ट्रैंड रेप्लिकेशन फोर्स से दूर होगी। सी इज द करेक्ट आंसर, ये हमें याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग RNA शुड बी द मोस्ट एबिडेंट इन एनिमल सेल। 4 RNA दिए गए हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा RNA एनिमल सेल में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसके लिए हमें 3 चीज़ें हैं। पहला rRNA। rRNA जो एनिमल सेल में पाया जाता है वो 70 से 88% पाया जाता है, 70 to 88%। जो tRNA पाया जाता है वो पाया जाता है लगभग 15%। और उसके बाद जो mRNA है वो पाया जाता है लगभग 2 से 5%। तो सबसे ज़्यादा जो एनिमल सेल में पाया जा रहा है वो rRNA पाया जा रहा है। rRNA इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। और ये चीज़ें हमें याद रखनी है। rRNA 70 से 88%, tRNA 15%, mRNA 2 से 5%, क्योंकि ये भी पूछी जा सकती हैं, क्वेश्चन बदल के भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 नीट 2017 में पूछा गया है।
स्प्लाइसोसोम आर नॉट फाउंड इन सेल ऑफ, इनमें से चार ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किन की सेल में स्प्लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते। तो हमें पहले तो स्प्लाइसोसोम्स का फंक्शन पता होना चाहिए। स्प्लाइसोसोम क्या करते हैं, जो ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए हैं उससे इंट्रोन्स रिमूव करते हैं, इंट्रोन्स को रिमूव करने का काम है। तो बस हमें याद रखना है स्प्लाइसोसोम क्या करते हैं, इंट्रोन्स को रिमूव करते हैं। और स्प्लाइसोसोम्स हमेशा यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, क्योंकि और स्प्लाइसोसोम यूकैरियोट्स में पाए जाएंगे, प्रोकैरियोट्स में अब्सेंट होंगे, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रोन्स नहीं होते। तो फंजाई यूकैरियोट्स हैं, इसमें से स्प्लाइसोसोम्स पाए जाएंगे। एनिमल्स में भी पाए जाएंगे बैक्टीरिया, प्रोकैरियोट्स हैं तो स्प्लाइसोसोम बैक्टीरिया में नहीं पाए जाएंगे। प्लांट्स में पाए जाएंगे क्योंकि यूकैरियोट्स हैं। एक तो स्प्लाइसोसोम इंट्रोन रिमूव करते हैं, दूसरा स्प्लाइसोसोम यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं, ना कि प्रोकैरियोट्स में, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में इंट्रोन्स अब्सेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 नीट 2017 में पूछा गया, द एसोसिएशन ऑफ द हिस्टोन H1 विद ए न्यूक्लियोसोम इंडिकेट्स दैट, जब हिस्टोन प्रोटीन H1 न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ जाता है तो उससे क्या बनता है, या फिर वो किसको इंडिकेट करता है, क्या वो डीएनए रेप्लिकेशन को इंडिकेट करता है, नहीं। द डीएनए इज कंटेस्ट इनटू ए क्रोमेटिन फाइबर, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है, क्योंकि जब हिस्टोन प्रोटीन न्यूक्लियोसोम के साथ जुड़ जाएगा तो उससे डीएनए कंडेस्ट हो जाएगा क्रोमेटिन फाइबर में, तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन। बाकी डीएनए डबल हेलिक्स को भी एक्सपोज होती है, इसको भी वो इंडिकेट नहीं करता, ना वो ट्रांसक्रिप्शन को इंडिकेट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टार्टर कोडोन, इन चारों में से स्टार्टर कोडोन कौन सा है। ये हमने पढ़ा है AUG इज द स्टार्टर कोडोन।